अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत मुस्तरद कर दी गई, जिस पर नैब ने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर मरियम नवाज ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लें या मुझे एपीसी की तहरीक पूरे जज्बे के साथ चलेगी। नवाज शरीफ की भी ट्वीट सामने आई, कहा कि कोई गलत फहमी में ना रहे, ऐसे औचे हथकंडे से हमें झुकाया जा सकता है। शेख रशीद साहब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनवरी तक सियासी झाड़ू फिर सकता है। एक और केस जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, इसी के कॉन्टेक्स्ट में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही जाली टीटीज के जरिए मासूम लोगों के नाम पर पैसा बाहर जाने का इंकिशाफ हुआ है। 32 कंपनीज बनाई गई हैं, कई मुलजिमान भी पकड़े जा चुके हैं। कागजी कंपनियां किस मकसद के लिए बनाई गई और इसके जरिए कितने अरब रुपयों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे। एक और स्टोरी जिस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मारूफ अस्पताल की लापरवाही से इंसानी जान का जो ज़िया हुआ था, हमने पहले भी इस हवाले से एक इनसाइट डिस्क्लोज की थी, इसी को आगे परस्यू करेंगे। रेगुलेटरी अथॉरिटी को फंड्स क्यों फराहम नहीं किए गए, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी हेल्थ को सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक ने तलब कर लिया है। इस पर क्या मजीद इनसाइट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, आज की पूरी डेवलपमेंट रही, पहले शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, फिर मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कि एहसन इकबाल साहब ने करनी थी, बाद में चेंज हो गया कि मरियम करेंगी। उसके बाद फिर शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे दिन को इवैल्यूएट करें तो क्या तज्जिया आप देंगे? बस शेख रशीद साहब तो जो है ना वो आप रहने ही दें। अच्छा, मेरा ख्याल ये नहीं, वो इसलिए कि अब उनको इतनी ज़्यादा वो बातें करने लग पड़े हैं कि उनको चैनल सीरियसली भी नहीं लेते हैं। आज मैं देख रहा था, एक दो चैनल दिखा रहे थे, बाकी तो खा भी नहीं रहे थे। तो शायद मेरा ख्याल गेट नंबर 4 वालों को भी ना कोई नया बंदा तलाश कर लेना चाहिए। कमिंग बैक, अदरवाइज जो है आज वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इख्तितामी दौर में नॉर्मेंडी की जो लैंडिंग है ना, उसे डी डे कहा जाता है। तो आज यूँ लग रहा था डी डे है कि एक तरफ वो इस तरह तबले जंग बच चुका है, और वो जो मुहावरे अंग्रेज़ी की हम बड़ा करते हैं कि जी ग्लव्स आर ऑफ, नाइव्स आर आउट, छुरी चाकू निकल आए हैं, और कि जी आज ही वो मार्का सिविल मिलिट्री की फाइनल जंग का जो है ना वो मार्का शुरू हो गया है। बिल्कुल इस तरह ही था कि ज़ाहिर है गिरफ्तारियाँ जो हम पहले कह चुके थे कि जनाब आने वाले दिनों में गिरफ्तारियाँ होंगी। है मेरा ख्याल है वो इस तरह सुना नहीं देंगे जो आपने माशाल्लाह ज़बान आपकी बहुत प्रेडिक्ट किया था। मुबारक ज़बान है। मुबारक नहीं, वो इन्फॉर्मेशन थी। वही कह रहा हूं, जरा सुनाया कुछ लोग कहेंगे काली है। साहब की यूनिवर्सिटी को क्या फरमाया था, जरा अभी शो भी नहीं शुरू हुआ था उससे पहले। गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हट रही है। गवर्नमेंट भी जो है ये देखें, वारंट भी निकल रहे हैं, बेल्स भी कैंसिल हो रही हैं, मुकदमे भी फॉलो किए जा रहे हैं, मजीद गिरफ्तारियां कुछ हो गई हैं, कुछ हमने खबर दी हुई है, आइंदा आने वाले दिनों में बहुत। अभी जो है नैब को एक गेयर अप उन्होंने किया, एक वो पॉलिसी तो मिली है नैब के चेयरमैन को, सारे डीजीज को और जो ताकतवर लोग हैं सबको इकट्ठे बुलाया गया था। ये आपके घर से करीबी बुलाया गया था और उन सबको बताया गया था कि जनाब अब जो है ना ये तरीक़ाकार होगा, और 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि ये नज़र आना शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। अब मैं नामों की लिस्ट तकरीबन मेरी जेब में समझे पड़ी हुई है, मगर मैं देना नहीं चाहता। चोरी कैसे करें? लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कौन कौन है, हमारा है कि नहीं है। इशारे किनारे में मैंने बताया, मगर अच्छा नहीं लगता कि किसी का नाम लेके उसकी नींद ख़राब की जाए, उसकी ज़िंदगी, और बाद में क्योंकि विलिंग डीलिंग जो हो रही है तो वो छूट जाए तो वो मेरे ज़िम्मे पड़ जाएगा, मगर ये होने जा रहा है। बस ये 7 अगस्त को जो है हमने ये बता दिया था कि ये आगे हमने कुछ बड़े नाम भी बता दिए थे। जिस तरह आज हुआ कि एक ही दिन में जो है असद ज़रदारी साहब पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब वालों ने बुला लिया है। उसके बाद इनकी ज़मानत बाय द वे मुस्तरद नहीं हुई, उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त वापस ले ली है। इस वजह से जी उन्होंने वापस ली है। अभी हम बताएंगे कि जो हमारा ख्याल है कि क्या वजह हो सकती है, उस तरफ आते हैं, मगर ज़रा समा बांध लेना। एक तरफ से ये हो रहा है, दूसरी तरफ से जो है जिस तरह की आज उन्होंने
लफ्ज़ों को चबा चबा के मरियम बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज में, तो वो तो आज माज़रत के साथ वो जितना सियासी खुदकश बम्बार बनी हुई थी और बहुत सख्त अल्फाज थे जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट को इस तरीके से मेरा नहीं ख्याल है कम ही किसी ने अटैक किया होगा कि उन्होंने 14 दफ़ा तो डॉक्टर जनरल आसिम बाजवा का नाम लिया, 14 दफ़ा मैंने गिना, और सर्विंग डीजी ISPR यूनिफॉर्म्ड जो हैं उनका भी जिक्र किया गया और बहुत खुल्लम सीधा सीधा वो तो अटैक कर रही थी और वो इतना आगे इस पे चली गई थी कि मुझे लगता है कि बाकी पार्टी उनकी ना उतना आगे नहीं, काफ़ी पीछे रह गई है। मरियम बीबी बहुत आगे जा चुकी हैं और बहुत बाकी पीछे इस तरह रह गई है कि एहसन इकबाल साहब का जो अंदाज़े गुफ्तगू या जो था, जो बातें थी, वो ज़रा सबड्यूड थी, वो नरम थी। और राना सनाउल्लाह साहब तो बोले ही नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं बोले। ये बता चुके हैं कि उनका भी एक केस तैयार हुआ है। तो वो ये नहीं कहा, सॉरी आपकी बात पर, केस नहीं तैयार हुआ। मैंने ये कहा था कि उनकी भी पिछले दिनों आप पारा के एक वहाँ पे कैफे में कुछ बड़े पावरफुल लोगों से मुलाकात होगी केस के हवाले से कि मेरी जान छोड़े। उससे पहले मैंने एक्चुअली कहा था कि उनके ऊपर लिविंग बियॉन्ड मींस का एक केस की फाइल तैयार हो गई हुई है। उसके बाद फिर वो मिल आए तो आज वो मुकाम भी आप देखिए बड़ा अजीब लग रहा है, 3 लोग बैठे हुए हैं और वो उन्होंने एक दफ़ा भी ना बोले, सर भी नहीं हिलाया, और ये उनका स्टाइल नहीं है राना सनाउल्लाह साहब को है। बाकी वो जो पूरी टीम होती थी जो तलवारें लेके फिरती थी कि लोहे के चने की, आपने देखा ना वो काफ़ी दिन से आवाज़ नहीं, ख्वाजा साहब की आवाज़ आई, ख्वाजा साहब की बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। ख्वाजा आसिफ साहब उस दिन वो टीवी प्रोग्राम पे कह रहे थे देखिए मुझे वर्गला के मुझसे बातें निकलवाना चाह रहे हैं। उसके बाद कोई वो रात के 3 बजे जो है वो क्या हो रहा था, तंजीम साजी हो रही थी, तंजीम साजी में कुछ लोग मसरूफ़ हैं। और जो है हमारा दोस्त दानियाल भी आजकल नहीं नजर आ रहा। मरियम नवाज वो जाती मसला है, हाँ वो जाती मसला, उस पर भी बात करते हैं कि पब्लिक फिगर्स का जाती मसला कितना जाती होता है। एनीवे तो वो बिल्कुल जंग जो है ना एक नए फेज़ में मरियम बीबी ये लग रहा है कि जो मोहतरमा फातिमा जना नहीं कर सकी, जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा नहीं कर सकी, कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो है कभी भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर कोई हुकूमत आज तक नहीं बदली, तो वो बदलने जा रही हैं, सारा सिस्टम बदलने जा रही हैं, निज़ाम बदलने जा रही हैं। और कर भी कौन रहा है? मुस्लिम लीग जिसको कि हमेशा कहा जाता है कि स्टेटस को की पार्टी, और हर दौर में मुस्लिम लीग रही है, बगल बच्चा रही है एस्टेब्लिशमेंट का। तो मुस्लिम लीग की लीडर मरियम नवाज आज जिस तरह के उन्होंने दावे किए हैं, उन्होंने सीधा साफ ही कहा है, खुद ही कहा है, क्योंकि जी मेरी पार्टी में जो बयानिया मेरे और मेरे वालिद साहब का है ना, ये वज़न बाकी लोग शेयर नहीं करते हैं। और उन्होंने कहा साफ ही, अपने चचा की भी एक किस्म पता नहीं तारीफ थी या बेइज्जती थी कि वो भी जो है ना मफामत वाला जो है ना उनका आइडिया हम उनसे नहीं एग्री करते, तो उन्होंने उसको भी किया। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब पे, बारी बारी है ना, ताकि उसके बाद ओवरऑल व्यू फिर इनसे लिखिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें आज की एक उसमें नहीं है। मैं ओवरऑल थोड़ा सा समा बांध रहा था कि हुआ क्या है। पहले मेरा ख्याल है वो जो जनरल बाजवा पे उन्होंने बात की, वो भी तो क़यामत साहब जो आपने जिक्र किया कि 14 दफ़ा का वो भी आते हैं। मैं सिर्फ एक शहबाज शरीफ का सिर्फ एक थोड़ा सा क्लियर करूँ कि मेरा ये ख्याल है कि ये सोची समझी साजिश के तहत जो है बड़ा ही प्लान करके शहबाज शरीफ साहब जो है ना ये अपने आप को गिरफ्तार उन्होंने करवाया है, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्त वापस ली है। ये प्लान था, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहते तो उनको वो लीड भी नहीं कर सकते थे इन अल्फाज में जो मरियम ने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो तो नहीं है। अगर ना करते तो उन्होंने कहेंगे देखिए जी लीड नहीं कर रहे, तो ये विन विन है उनके लिए कि बड़े आराम से वो चुप करके एक तो शहीद कहलाएंगे कि जनाब देखें कुर्बानियाँ दी जमहूरियत के लिए, जेल काटी, और 2-3 दिन बाद उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए हॉस्पिटल मूव कर जाएंगे और बड़े आराम से बड़ा वो चलेगा। और मरियम बीबी का भी शौक पूरा हो जाएगा कि अपनी वो इनकलाब जो बर्पा करना चाहती हैं वो इनकलाब होता रहेगा, और इनको गुड कॉप ही बने रहने का चांस बरकरार रहेगा, क्योंकि ये शामिल नहीं है, ये तो बेचारे विक्टिम हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की मुझे ये वाली समझ आती है। क्लास साहब से पहले आप ओवरऑल व्यू ले लें, फिर आसम साहब पे भी आते हैं। क्लास से लग रहा है क्या ये प्लानिंग से हुआ है सारा कुछ, इस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि जानबूझ कर गिरफ्तारी हुई है? वैसे पाकिस्तान के लोगों को ना 2-4 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अब मरियम ने 2-3 कार्ड्स खेले हैं जो कि अच्छे खेले हैं। मैं बिल्कुल प्योरली पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, मेरे आइडियलिज्म को ज़रा एक साइड पर रख देते हैं 1 मिनट के लिए। एक तो विक्टिम कार्ड, यहाँ ये हिंदुस्तान हो पाकिस्तान में होना, ये बिकता है।
अपने आप को मजलूम साबित करना, अपने ख़ानदान की बातें बताना, ख़ानदान की फैमिलीज़ के बताना। यही आप देखेंगे वहाँ पे आप उसमें भुट्टो फैमिली के साथ भी जियो साहब ज़्यादतियाँ भी बड़ी उनके साथ हुई, वो मतलब कत्ल भी हुए, फांसियाँ भी लगी, लेकिन अभी भी वो साहब विक्टिम कार्ड है सिंध में आज भी चलता है। अब पंजाब में वही टोन इन्होंने ले लिया, मरियम साहिबा ने ले लिया। टोटल उन्होंने बताया हमारी फैमिली के लोग थे, बच्चियां थी, बेटियां थी, जेलों में डाले, बला बला। अब यही मरियम नवाज साहबा कहती होती थी मेरी जनाब लंदन छोड़े, पाकिस्तान में कोई जदाद नहीं है। अब चौधरी शुगर मिल में पता अरबों की जदाद निकल आई है, उन्होंने ओन भी कर ली है, वो उसके बाद वो डिक्लेयर भी होगी है। अब कोई पूछेगा तो साफ ज़ाहिर है फिर उसमें जमहूरियत खतरे में आती है, फिर आपकी लड़ाई तो बनती है। एक चीज़। दूसरी, अब ये मैं देख रहा हूँ, ये आमिर साहब ये वो रिपोर्ट है जो नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट वहाँ कोर्ट में पेश हुई है, जो मैंने वहीं से उठा के कैमरे की तरफ जरा दिखाएं। अच्छा, ये वो रिपोर्ट है नैब की 157 पेजेस की, जो वहाँ पे पेश की गई है सर, उसमें अदालत में पेश हुई है। अब ये चीज़ें क्योंकि मीडिया इतना फ्रेंडली हो चुका है, क्योंकि इतना दबाया है इमरान खान साहब और इनकी कंपनी ने मीडिया को, कि मीडिया अब नाराज़गी में इनकी चीज़ें भी नहीं दिखाता कि जनाब कि ठीक है फिर ये टकरे हुए हैं ना, ये हमें टकरे हुए हैं मीडिया को, तो फिर इनको टक्करने दें, हम क्यों इनका, जो कि प्रोफेशनल ठीक नहीं है। अब ये उस वक्त की आमिर साहब ये रिपोर्ट है जब यहाँ शाहिद खकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पे एक उनको आया था, एक उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन, एक अलर्ट आया था जब मनी ज़्यादा ट्रांसफ़र होने लगे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। जी, सस्पिशियस उसकी ट्रांजैक्शन। ये इसमें बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब के एक इन्होंने कमेटी बनाई थी, उसके बाद नैब ने बनाई थी, जिसके डायरेक्टर जो हैं इनका नाम है आफ्ताब अहमद साहब, एडिशनल डायरेक्टर। इनके नीचे कुछ 10 लोगों की कमेटी बनी थी, 10 लोग बने थे, इन्होंने इंक्वायरी की थी सारी की सारी। इसको पढ़ते जाए आमिर साहब, जो आप कहते होते हैं, जब आपका लफ्ज़ मैं यूज़ करता हूँ, कानून से धुआं निकल जाए कि ये इनकी अब इस पे इन्होंने जिस तरह की अपनी वेल्थ इनकी बनाई है, जो टीटीज आई हैं, जो पैसा आया है। अब मैं इसमें बैठ के नाम पढ़ूँ तो पूरा प्रोग्राम आपका यहाँ पे निकल जाए कि किस तरीके से सलमान शहबाज ने और उसके बाद हमजा शहबाज ने, शहबाज शरीफ साहब ने, इनकी टोटल इनकम 99 में जो है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ये नैब की अदालत में पेश हुई है सर, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं गाड़ के बैठा जी। उस वक्त इनकी टोटल जो इनकम थी ना, या इनके एसेट थे 2 करोड़ और ये 90 लाख के थे, 2 करोड़ 90 लाख। 2003 में कम होके वो जनाब आगे 1 करोड़ 80 लाख पे आ गए। अब गैस करें कि अब इनकी कितनी है विद इन 20 ईयर्स, और सोर्स ऑफ इनकम का कोई नहीं पता। दरमियान में इन्होंने 12-14 अपनी कंपनी बना ली, कोई 213 के करीब। ऐसे नहीं कि शहजाद अकबर जब कहते हैं ना टीटी की बात करते हैं, टीटी मास्टर सलमान की बात करते हैं, 213 के 223 जो टीटीज हैं वो सलमान साहब के अकाउंट में आई हैं, बहर से आई हैं। पता नहीं बहर से कहाँ से पैसा कमा रहे थे, उसका कोई पता नहीं, फलानी ट्रांजेक्शन की, और अपनी फैमिली के लोगों में करवाई हैं। फिर इन्होंने ये जब कहते हैं ना कि हमारी फैमिली के खिलाफ वो होती है, ये एक्शन होता है, करता है, बेसिकली आप अपने ख़ानदान की ख़वातीन को इस्तेमाल करते हैं इन कामों के लिए। जो हुदैबिया ये पेपर मिल वाला, ये हुदैबिया स्कैंडल था, जो काजी फैज़ीसा साहब की मेहरबानी से बंद हो गया, और मीडिया को आज भी कह रहे थे बड़ी, मैं उसके जो मीडिया को दबाया जा रहा है, बड़ी मजम्मत करते हैं, बिल्कुल उन्हें करनी चाहिए। लेकिन यही काजी फैज़ीसा साहब थे, हुदैबिया जब ये केस लगा ना सर, इन्होंने पहले पेमरा चेयरमैन को बुलाया और उनको कहा कि कोई अगर जुर्रत करे मीडिया का, कोई एंकर, कोई गैगिंग ऑर्डर, जब तक मैं केस सुन रहा हूँ किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए हुदैबिया केस पे आपने बात करनी है, और अगर करेंगे तो सख्त एक्शन ले। मतलब यह कि आपने कोई बात नहीं करनी इसके मेरिट डिमेरिट पे। रीजन उसमें 43 इनकी शरीफ फैमिलीज के खानदान के लोग थे, और ये वो केस था जिसमें इसाक डार ने एफिडेविट दिया था, और नहीं बल्कि उसने इनके साथ बारगेन की थी, एफिडेविट दे के, बयान हल्फी दे के उसने जनरल जो उस वक्त थे अमजद थे उनसे पार्टन लिया था। और ये काजी फैमिली लंदन की थी जिनके पासपोर्ट यूज किए थे, वो तो क्लोज एंड शट केस था। रहमान मलिक ने उस पर काम किया, इंक्वायरीज हुई, उसने खुद माना। काजी फैज़ीसा साहब ने ये उड़ा दिया केस, इसलिए जब वो उड़ाया भी टाइम बार्ड होने की वजह से, टेक्निकलिटी पे। भाई ये कोई बात है, अगर किसी बंदे में 4 बिलियन, एतजाज साहब का व्यू बिल्कुल ये मुनासिब है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो टाइम बार्ड नहीं होते। 4 आरोप है कि वो मान चुके हैं। एक बंदा जो उनका समधी है, जिसने सारी वारदातें डाली थी, डार साहब ने, वो सब कुछ बता चुका है। इसके बावजूद आप कहते नहीं जब टेक्निकली टाइम बार है, फिर इसलिए उसके बाद जो उन्होंने उनकी मिसेज वो काजी फैज़ीसा साहब के हवाले से बात की, समझ में आने वाली बात है। सो वो जो उनका रोल था, अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताऊं कि कैसे कैसे इन्होंने, मैं इस पर फिर किसी वक्त बात करूंगा, बिकॉज वी हैव टू मेनी अदर इश्यूज। कि शहबाज शरीफ साहब ने, अल्लाह ने आपको बादशाह बनाया यार, एक भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया, 3 दफ़ा आप वज़ीर आला बन गए। कौन सी गीदड़ सिंगी थी कि 2 करोड़ 90 लाख से आपके एसेट जो हैं ये 99 में अब आपके पहुंच गए हैं 8 अरब तक पहुंच गए हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जो नैब की पेश की गई वहाँ पे, और ट्रांजैक्शन है सारी की सारी, और कोई उसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता रहे ट्रांजैक्शन, खैर वो हो गई।
मैं, लेकिन ये तो फिर इसमें जो बार बार जो शहजाद अकबर साहब भी कह रहे थे कि पापड़ वालों के अकाउंट्स में से बिलियंस करोड़ों अरबों निकल रहे हैं और 4 अप्रूवर बन चुके हुए हैं, 4 लोग कन्फेशन उनके मान भी चुके हैं कि जनाब बिल्कुल हमारा नाम यूज़ किया गया। फिर बाद में ख़वातीन के नाम, फिर बाद में कहते हैं देखिए हमारी ख़वातीन के साथ। अच्छा, अब इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी अहम है जो उसने मरियम ने की है। उन्होंने मीडिया पे बात की है कि मीडिया को हम सपोर्ट करते हैं। अरशद शरीफ क्लासिक केस, अरशद शरीफ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिए इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने और इन्होंने बैठ के पर्चे करवाए, मुकदमे कराए कि अरशद ने एक स्टोरी दी थी कि कौन कौन से MNAs जो है ना जिनको इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड कंपनी जो है ना उनको चेस कर रहे हैं और उनको उनके लिंक्स तलाश करने की कोशिश की गई है कि शायद इनके लिंक्स कुछ ऐसे लोगों से जो कि नहीं होने चाहिए। खबर थी ना एक, अरशद शरीफ पे ने मुकदमा करवाया, इंटेलिजेंस ब्यूरो से अलहदा करवाया, FIA के जरिए अलहदा करवाया। ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, मीडिया आज़ाद था। उसके बाद ये कहना अच्छा नहीं लगता, मैं आमिर मतीन हमारे ऊपर 14 केसेस करवाए थे इन्होंने इसमें पेमरा में 14, और हमें घंटों आर्डर थे उस वक्त के जो हमारे दोस्त ही थे, क्या कहें जनाब, अपने कुल्हाड़ी को, वो कहते हैं कुल्हाड़े के लिए जो आपका दस्ता होता है लकड़ी का, अपना दरख्त का ही काम आता होता है। तो हमारे एक दोस्त को बिठाया उन्होंने, पेमरा चेयरमैन को। अब उसके ऐसे ऐसे हमारे पास सबूत है, हम लोगों को दिखाएंगे। खुद लिखते थे कि आए जी रऊफ क्लास और आमिर मतीन के खिलाफ लेके आए कंप्लेंट, मैं आपको केस जीत के दूंगा। ये कोशिश थी कि इनको सजाएं दिलवानी। हमने वो लोग जो इनके गीत नहीं गा रहे थे, एक चैनल में आमिर साहब गवाह हैं इस बात के, हमें मालकों ने इनकी कॉल्स दिखाई हैं, मरियम नवाज साहबा की कॉल्स, इनके नंबर्स दिखाए कि मरियम नवाज साहबा उनको फ़ोन करती थी, इनको शो भी ना दें, इनको निकालें भी सही और जॉब भी ना दें, जो आज कह रही थी कि हम मीडिया के साथ खड़े हुए हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जब ये पावर में आते, वही काम इमरान खान साहब ने किया बाद में, ये सब बराबर हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने भी यही मीडिया के साथ उन्होंने आके रखा, अदालतों की बात की उन्होंने, इमरान खान साहब ने वही रवैया रखा, बल्कि सबसे ज़्यादा इन्होंने मीडिया को क्रिपल करने की कोशिश की है इन्होंने, इमरान खान साहब ने। इसके बाद अदालतों की बात कर रहे हैं, वो तो अब सुन चुके हैं। अब आज हम क्या चलाएं उसको, जो शहबाज शरीफ साहब ने वो जस्टिस कयूम को वो हिदायत दे रहे, तो पाजी कह रहे हैं साल देने नहीं करने, बेनज़ीर भुट्टो ने कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो थोड़ी खैर नहीं, वो भी हमने सुन के देख ली सारी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन जो मरियम साहबा के पास एक ज़बरदस्त कार्ड आ गया है, वो बड़ा अहम है, जिससे एस्टेब्लिशमेंट की जान छूटती मुझे नहीं लग रही, ना इमरान खान साहब की छूटती। वो जरा क्लिप सुना है जो उन्होंने जनरल सलीम बाजवा साहब पे बात की है, बड़ा मेरा ख्याल है सीरियस होता जाएगा। और मरियम ने जिस तरीके से बातें की हैं, क्वेश्चंस की, हमारे मरियम साहबा पे एतराज़ात अपनी जगह पे, हमारे क्वेश्चंस अपनी जगह पे, लेकिन जो सवालात मरियम नवाज साहबा उठा रही हैं वो बड़े अहम सवालात हैं। हुकूमत की तरफ से कोई उनका वो नहीं आ रहा। 14 दफा नाम लिया, 14 दफा ले। वो कहते हैं किसी की कमजोरी, वो कहते हैं प्रेस करें जहां पे आपको हल्ट करता है, प्रेस इट, हैमर करें। सो वो प्रेस कर रहे हैं जहां पे उनको पता है हल्ट करेंगे। हल्ट करने वाला उनको पास एक पता आ गया है अब, जिस पे उनको पता है एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बैठेगी, कोई नई डील मारेगी, नई बातचीत होगी, क्योंकि पिछली डीलें तो उड़ गई हैं। वो एक अलग कहानी है, क्या क्या डीलें थी। उसके बाद ये जीरो टॉलरेंस पे गए हैं। अभी मतलब जुबैर साहब को भेजा था, वो आखिरी था, जुबैर साहब को भेज के चेक कर लिया कि अब हमें वहां से कुछ नहीं मिलना, फिर इन्होंने जीरो टॉलरेंस किया। सो जो बात उन्होंने मरियम साहबा ने की है ये उस पर आसिम बाजवा साहब के हवाले से, वो बड़ी मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कहा है। आसिम बाजवा के हवाले से बातें कही हैं। बाजवा साहब के कारोबार किसी को नज़र नहीं आते, उनके वाइफ के नाम के जो असासे हैं वो किसी को नज़र नहीं आते, उनके बच्चे जो एक तनख्वाहदार मुलाजिम के बच्चे हैं उनके इतने बड़े बड़े असासे किसी को नज़र नहीं आते। तो फिर तो हम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि ये किस किस्म का इंसाफ है। सर, इसमें के पॉइंट पे जिस तरह वो बात कर रही हैं, उन्होंने ये बात भी की थी कि मीडिया पर भी दबाव डाला गया है कि पहली खबर क्यों नहीं चलाई गई, जब उन्होंने क्लैरिटी दी तब ये खबर क्यों चलाई गई। ये जो क्लास साहब कह रहे हैं ना, ये एक ट्रम्प कार्ड आ गया है, क्योंकि वो ठीक है रिटायर्ड जनरल हैं, मगर अभी वो CPEC के इंचार्ज हैं, बड़ी की पोजीशन के ऊपर इस वक्त भी बैठे हुए हैं। अगर उनको जो है बिल्कुल ही बचा लिया जाता है और वो करते हैं तो वो डाई डाउन नहीं करता, क्योंकि हमारी तमाम तर तनकीद के बावजूद जो है हकीकत यह है कि इस मुल्क के अंदर जब 2-3 प्राइम मिनिस्टर फारिग हुए हैं, करप्शन के उस पर नायल हुए हैं, जेलें हुई हैं, यहाँ पे जजों के ऊपर जो है पॉलिटिशियन, साफ़ी, सबकी इंक्वायरियाँ JIT हैं बन रही हैं सारी। तो एक जब आ गया उसका तो उसको आपको कहीं ना कहीं इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। एक तो वो बहुत लेट आए आसिम बाजवा साहब की एक्सप्लेनेशन, दूसरा वो बड़ी स्केची है, उससे ज़्यादा उनको करना पड़ेगा। ये सिर्फ उनके एक बयान से वो जो है ना तसल्ली नहीं, बहुत सारे भी सवालात हैं। ये दूसरा ये है कि ये उसके साथ जो उन्होंने मौजूदा जो DG ISPR है उनके ऊपर भी जो है तनकीद की, हालांकि सख्त अल्फाज नहीं थे, पर मैं उनसे ये बिल्कुल एग्री नहीं करता
कि उनका ये कहना कि उन्होंने क्यों एक्सप्लेनेशन दी। मेरा ख्याल है एक्सप्लेनेशन अगर वो ना देते तो हम कह रहे होते कि एक्सप्लेनेशन दें, क्योंकि मार्केट में सोशल मीडिया पे और मीडिया ऊपर ये खबर आ चुकी हुई थी कि एक साहब जाके मिल के आए हैं। तो ये हमारी अपनी भी ये ख्वाहिश थी कि ये बताया जाए कि कौन मिल के आया है और क्यों मिल के आया है, एजेंडा क्या है। और उसके बाद फिर ज़ुबैर साहब ने उनका रोल देखे ना, आज उन्होंने कहा मरियम बीबी ने कि जो मुझे मालूम हुआ है, जो बाकी बातें हुई वो इकरार कर रही थी इस बात का बेसिकली कि उन्होंने जो है कॉन्ट्रडिक्शन थी। पहले वो कह रही हैं कि हमें नहीं पता, वो अपनी ज़ाती हैसियत में गए हैं, 40 साल की दोस्ती है, लास्टली बस साथ में वो ये कह रही थी हमें मालूम है कि क्या क्या बातें हुई। यानी कि ज़ुबैर साहब ने आके जो हमारा शक था वाकई पूरा ब्रीफ किया, इनको भी किया और गालिबन इनके वालिद साहब को भी किया। तो उनका जो एक रोल था, फिर सियासी मकसद था ना। अगर ज़ाती दोस्ती आपस में हुई थी, 4 घंटे की दोस्तियों की बातें हुई थी, तो फिर इनको बताने की क्या जरूरत थी। मरियम यही कह रही हैं कि मुल्क में अगर एहतसाब होता तो आज शहबाज शरीफ की जगह जनरल आसिम बाजवा गिरफ्तार होते। इस पर क्लासेस आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? ब्रेक के बाद उनसे भी बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो मरियम नवाज ने आज बात की है जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से, आज इन्होंने DGISPR के हवाले से भी कुछ बातें की हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। DGISPR को एक ज़ाती मुलाकात जो कि ज़ाती दोस्त की हैसियत से एक दोस्त से की गई थी, उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए था। DGISPR बहुत सीरियस चीज़ों के लिए हैं और उनको सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की और सीरियस चीज़ों पे कमेंट करना चाहिए था। ज़ुबैर साहब की मुलाकात हुई थी और ज़ुबैर साहब की मुलाकात के अंदर मरियम और नवाज शरीफ की बात हुई थी। तो जाहिर है जब 4 घंटे आप मुलाकात करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो ये क्या वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जाहिर है बात ही ऑलमोस्ट उन्हीं के बारे में होगी। क्लास साहब कितना वैलिड आर्गुमेंट है उनका ये? खैर ये दूसरे वाला आर्गूमेंट तो मुझे नहीं हजम हो रहा जो उन्होंने कहा है ना कि DGISPR ने क्योंकि वो ना करते जैसे आमिर ने, फिर हमने उनका जीना हराम कर देना था मीडिया ने, कि मतलब खामोशी का मतलब है कि मिस्ट्री मीन्स के सम साजिश, इंट्रीग्स, तो वो तो उन्हें बयान देना चाहिए था। मीडिया पे ये डिमांड की जा रही थी कि एक्सप्लेनेशन दें, शोज में आ रही थी, हम शोज में बात कर रहे थे अंडरस्टैंडेबल कि जनाब ये मीटिंग एक हुई है, सुना है, ये क्या हुई है, कैसे हुई है। बर वो कवर अप अच्छा किया है मरियम साहिबा ने कि किस तरीके भी बुलाया है उनको, तो 4 घंटे अब यार दोस्त बैठे हैं, अगर उन्होंने बातचीत की है तो उन्हीं की चीज़ हुई है। दूसरे जो सवालात में जो मैंने पहले कहा जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से मरियम नवाज के वो क्वेश्चंस हैं वो रेलिवेंट भी हैं, लोग उनको पूछेंगे भी सही। बड़े अरसे बाद मैं समझता हूँ सियासी पार्टीज़ के हाथ में कोई एक ये कमज़ोरी है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि पहले तो जनरल बात होती थी ना कि फ़लाँ से आप उसे फ़ौजियों का हिसाब क्यों नहीं करते, जजेस का क्यों नहीं करते, जर्नलिस्टों का क्यों नहीं करते, सिर्फ सियासतदानों का क्यों करते, नाम नहीं आते थे लोगों के जहनों में। कोई 2-4 रिटायर भी थे तो चीज़ें। अब ये पता चला है कि जो सिपाही के यहाँ पर वो चीफ बैठे हुए हैं या आपके वो हैं SPM वगैरह जो हैं, उनकी जब ये चीज़ें सामने आएंगी, ये जुरत बाकी किसी ने नहीं की। सपोजली मरियम ने की है, उन्होंने रिस्क लिया है, उन्होंने फेयर नफ, अगर बाकी की बात होती है हमारी क्यों नहीं हो रही, आप हमें बताएं कि आपका अगर 99 फ्रेंचाइज वगैरह कंपनी है। तो मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा मसला है। जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की जो कंपनीज हैं, स्टोरीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, वो रहेंगे। और ये उन्होंने आज अगर इसको वो कहते हैं ना प्योरली अगर आप देखें पॉलिटिकली तौर पर, तो मरियम ने आज अपने कार्ड्स वो ठीक खेले हैं कि अगर हम बुरे हैं, अगर फलाने बुरे हैं, वो बुरे हैं, तो फिर आप अपना बताएं। ना अदालतें उस पर बात कर रही हैं, ना नैब कर रहा है, ना FIA कर रहा है, ना दीगर लोग कर, ना मीडिया कर रहा है, तो फिर करके दें। ये तो है। लास्टली मैं इस पर आके इस पर बात करूँ ज़रा, मुझे ये लगता है, मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो उनको भेजा था इनको ज़ुबैर साहब को, वो कहते हैं लॉस्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक, और यही मरियम साहब 9 महीने तक ट्विटर खामोश था इनका। उन्हें पाकिस्तानी कौम पे एतबार है कि हम जब चाहे चुप हो जाएं, जब चाहे बोल लें, पीछे लग पड़ेगी हमारे। हाँ, उन्हें पता है। इतने बड़े लंबे खांचे आ जाएं, कौम बड़ी खुश होगी। उनके नज़दीक ये मैटर नहीं करता कि हमारा पैसा को लूट किया है, काट किया है। ये हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब की पार्टी में अब यही कुछ हो रहा है। अल्लाह के फजल से उनकी करप्शन का इसी तरीके से दिफा किया जाता है जैसे दीगर करते हैं। इस पर तीसरी चीज़ जिस पे कॉन्फिडेंट है, ये जेलें गिरफ्तारियां वो नहीं है जो हम लोग समझे बैठे। वो खैर ना बात रह गई सारी मरियम साहब उसकी ज़ुबैर वाली। ज़ुबैर साहब को इन्होंने चेक कर लिया, जब ज़ुबैर साहब को जवाब दे दिया गया ना, आर्मी चीफ ने भी दे दिया, DGIS ने दे दिया, उसके बाद इनकी पॉलिसी स्ट्रेटजी इन्होंने अडॉप्ट की है कि अब नो मर्सी, अब कोई आप लोगों के लिए कोई नहीं। अगर आप लोग हमें नहीं ये फेवर दे रहे
और हमसे ले रहे हैं। भाई साहब ये फेवर दे भी चुके हैं, ये सारे कूड़े हम कहते हैं ना, सरेकी में कहते हैं कूड़े, सारे कूड़े ये भी नहीं, हाउस ऑफ शरीफ भी नहीं है, ये भी तो वोट डाल चुके हैं ना सर उसमें मुद्दत मुलाजमत एक्सटेंशन में 3 साल जो हुई है। तो वो तो कहते हैं भाई साहब हमने भी तो आपको वोट डाला है, अगर इमरान खान डाल लेंगे तो हमने भी तो उसमें आके वो क्या कहते हैं कार खैर में हिस्सा डाला है, जरदारी साहब ने डाला है, सब ने डाला है, 3 साल हमने आपको दे दिए, तो अब हमें भी थोड़ी सी देना गुजरा, कोई हमें भी तो हिस्सा देना इस पूरे इक़्तिदार में से। आपने हमें जेलों में डाला हुआ है, हमें बहर नहीं। अच्छा वो क्या समझ बैठे थे एस्टेब्लिशमेंट कि आपके वाले साहब को हमने भेज दिया, इतनी बड़ी हमने वो सारा वो जो कुछ भी हुआ लंदन चले गए, काफ़ी नहीं है। सो एक वोट के बदले ये समझ रहे थे हमने वोट दिया तो अगले 3 साल हमारे केसेस भी ख़त्म करें, हमारी ज़मानतें भी पूरी कन्फर्म कर दें और प्लस हमें यहाँ पे रोल दें पूरे का पूरा। वो ये समझे बैठे थे उस वोट के बदले हमने आपके वाले साहब की इतनी मुखालफत के बावजूद, हमने सेंटेंस के बावजूद उनको बाहर भेजे और बच्चे की जान लेंगे क्या, आप उससे ज्यादा क्या करें। लड़ाई यहाँ पे हुई है सर, ये सारी एक वोट की लड़ाई है जो यहाँ से शुरू हुई है। एक सेंस ऑफ बिट्रेयल नहीं होती किसी में कि हमारे साथ धोखा हुआ, वो समझते हैं हमारे साथ हुआ है कि आपने कहा था कि हम बाहर जाएंगे, कोई यहाँ पे कोई जबान दराजी नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, तनकीद नहीं करेंगे, आपने बाहर जाते हमारे खिलाफ इतनी बड़ी तकरीर कर दी है जो अभी हुई है। ये समझ रहे हैं कि जनाब हमारे साथ धोखा हो गया कि हमने आपको वोट डाला 3 साल के लिए, हमने एक्सटेंशन लेके दी, अब आप जो है आप हमारे खिलाफ सख्तियाँ भी कर रहे हैं और सब कुछ। लास्टली मैं कह दूँ, ये जेलें वो नहीं है जो पाकिस्तानी अवाम समझते मजलूम बनते हैं। ये किसी नायब के अफसर को जरूरत है कि इस पे जाके शहबाज शरीफ साहब से क्वेश्चनिंग करे। ये कौमी असम्बली में कल परसों यहाँ पे रिक्विजिशन हो जाएगी, ये आके 3 घंटे ये खिताब करेंगे, पूरी कौम तबीयत खराब होकर हॉस्पिटल में चले जाएंगे। अगले सुने ये तकरीर करेंगे, अपना केस यहाँ पे लड़ेंगे, कौमी असम्बली में आएंगे सर, मिनिस्टर एनक्लेव में ये आराम से अपोजिशन लीडर के घर पे रहेंगे और हमारे जैसे एंकर जो है यार दोस्त जो है वो इन्हीं के क्राइम्स ऑफ ओमिशन कमीशन जो है ना उनको जस्टिफाई करेंगे बैठ के। लिहाजा ये वो जेलें नहीं है जो आम आदमी ये जाके उसमें गामा बख्शा एंड कंपनी जाके छितर खाते हैं ना, ये वो वाली जेलें नहीं है। जरा तसल्ली करें, ये बड़ी ये 7 स्टार जेलें हैं जिनमें ये लोग रहते हैं। लेकिन आमिर साहब यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एक दफा आसिम बाजवा ने क्लैरिटी दे दिया, बार बार देने की जरूरत है? नहीं, वो तो इशू तो ये डाइट आउट नहीं करेगा, ये ऐसे नहीं वो होने देंगे। आज पता चल रहा है उसको वो छेड़ते रहेंगे, रगेदते रहेंगे जो है, तो इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसको, ये वरना डाइट आउट नहीं हो रहा। मगर मुझे इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो डूबियस रोल, मशकूक रोल जो है ना, वो ज़ुबैर साहब का लगता है। ज़ुबैर साहब ने, आप देखें ना, उन्होंने बड़ा मीनिंगफुल बात थी, मेरी वहाँ सुई अटकी हुई है। उन्होंने कहा अभी तो हमें और क्या क्या कुछ वहाँ पे हमारे मुतल्लिक हुआ जो हमें मालूम हुआ है कि क्या क्या बातें हुई। अब वो मीटिंग ज़ुबैर साहब की थी या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की फैमिली थी? अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो मरियम को बताया नहीं है, तो वो उनको ज़ुबैर साहब ने बताया है। अब ज़ुबैर साहब ने पता नहीं कितना सच बताया है, कितना अपने पास से लगाई है। इतनी ज़रूर बताई गई है कि जिसके बाद से ये रिएक्शन आया है जो है उनका, ये जो इतना एक्सट्रीम आई है जो है। अब ये आग लगाई है, आग लगाई है, इसमें से अब 4 घंटे पे से वहाँ पे पता नहीं ये जो मैसेंजर है ये कितना अपने पास से कितना लगाया गया है। कई दफ़ा होता है ना, तीसरे हाथ जाके बात कुछ की कुछ बन जाती है, पर ये ज़रूर बताया गया है कि ये रिएक्शन उसके बाद से आ रहा है। जो है वो जो उन्होंने कहा हमें जो मालूम हुआ है जो और बातें हुई हैं, एक किस्म का थ्रेटन किया उन्होंने, थोड़ा सा थ्रेटन किया कि हम बता सकते हैं वो बातें जो अंदर हमारे मुतालिक और की गई हैं जो अभी तक पब्लिकली नहीं आई, तो वो बड़ा मीनिंगफुल था। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि नाउ व्हाट, अब आगे क्या होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि होने ये जा रहा है कि नून लीग के अंदर, जिस तरह की खुद भी मरियम बीबी ने माना है कि ये जो आगे APC निकलनी है और बहुत बड़ी तहरीक चलनी है और लॉन्ग मार्च, उन्होंने इशारा दे दिया कि वो भी होगी, बहुत बड़ी कोई मार्च भी होगी, उसको लीड भी तो किसी ने करना है ना। तो ये बेचारी जो 2nd टियर लीडरशिप है वो तो पहले ही डर गई है। और ये जो जलील शरकपुरी साहब ने पहला साल वो मारा है कि जनाब ये देखें पाकिस्तान के ग्रेंस जो ये हम इसमें नहीं है। मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी सारे शरकपुरी सामने आएंगे, एक नहीं है। इतला भी है थोड़ी सी कि ये ग्रुप थोड़ा सा बड़ा होगा जो बनाना शुरू करेंगे कि जनाब इतनी एक्सट्रीम लड़ाई जो आप लड़ने जा रहे हैं ना वो हम नहीं लड़ेंगे। कोई वो कौमी सलामती के हवाले से बात करेगा, कोई पाकिस्तान फ़ौज की बात करेगा, पाकिस्तानियत बड़े लोगों की एकदम से जाग जाएगी। एक तो ये बनेगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी आप गौर करें उसमें वो मैच नहीं कर रही मरियम को, बिल्कुल नहीं है। आज जरदारी साहब से पूछा गया, हालांकि आज उनकी देखे ना जुर्म आयद हुई थी, उन्होंने वो गाना सुना के ना कि ये तो वही जगह है, निकले थे गुजरे थे हम जहाँ से, उन्होंने टाल दिया, हंस के टाल दिया।
तो बिलावल की अभी 2-1 दिन से मरियम के मुकाबले की सूरत हाल नहीं आ रही है, वो बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ा सा उनको भी नज़र आ रहा है कि ये लड़ाई जो है ना, या ये अकेले लड़ लें, या पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक तबका है जो कि नहीं पसंद करता कि जनाब इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की जाए। फजलुर रहमान साहब का, क्लासा साहब का ये ख्याल है कि वो लोहे के चने चबवाएंगे, और मगर आज की जो है, मैं इनसे ये वाली एक किस्म का मुकाबला लगा के बैठा हुआ हूँ। आज की इतला ये है कि डेरा इस्माइल खान में एक छोटा सा जुलूसी निकालने की कोशिश की गई थी। 400 बंदों पे FIR हो चुकी हुई है फजलुर रहमान के भाई समेत पे, और गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हुई हैं। मैंने अपने तजर्बे से देखा है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ हो, जैसे PNA में थी, तो ये हमारे उलमा हजरात बहुत शेर होते हैं, मगर जब दौड़ लगाने पे आते हैं ना, ये लब्बैक का हाल भी रिसेंटली हमने देखा है, तो बड़ी जल्दी दौड़ भी लगा लेते हैं। तो शायद ये मार्का भी देख रहे हैं कि उनमें कितना दम है, वो कि कहाँ तक साथ चलते हैं। सर शॉर्टली अगर मैं चाहूँ, अगर आप तलाल साहब वाले इशू पर भी कमेंट कर दें, तो क्योंकि लास्ट मिनट है, फिर ब्रेक पे भी जाना है। नहीं, जो तंजीम जाती इशू में आपकी सेंसेशनल साइड, या वो जो 24 घंटे से पाकिस्तान में तो मज़ा लिया जा रहा है ना कि जी वो 3 बजे तंजीम साजी जो करने जा रहे थे, मैं बिल्कुल उस तरह का, आप भी मुस्कुरा रही हैं, मैं नहीं मुस्कुराना चाहता। मैं सिर्फ मरियम बीबी से एग्री नहीं करता ये वाला बात कि ये उनका ज़ाती मामला है और इसके ऊपर किसी को वो नहीं करनी चाहिए। पब्लिक फिगर्स को एक आइडियल फिगर्स होते हैं, उनको बहुत सोच समझ के, बहुत ज़्यादा दानिशमंदी के साथ एक अपना आइडियल शो देना पड़ता है, और उनकी प्राइवेट लाइफ जो होती है ना, वो पब्लिक को हक होता है बात करने का। ये वो नहीं है कि जी ये मेरा ज़ाती मामला है। ये इवन अमेरिका में या यूरोप में वो सारा हर किस्म की चीज़ डिस्कस होती है, तो बिल्कुल डिस्कस तो होगा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अभी ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे जो मारूफ अस्पताल का इशू है, जहां पर जो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिनको फंड्स ना मिलने की शिकायत सामने आई थी, वो क्या माजरा है। ब्रेक के बाद हम उस पर बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मारूफ अस्पताल की लापरवाही से मशल हसन अपने वालिद को खो बैठी। इस इशू पर हमने बात भी की थी, और इस इशू पर जब मशल ने आवाज़ उठाई थी तो हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी जानिब से एक जवाब आया था, और जवाब भी आया था कि हमारे पास फंड्स नहीं है, लिहाजा हम इस केस को परस्यू नहीं कर सकते, जिस पर हमने बात भी की थी। क्लासा साहब, इस केस को हमने डिस्कस भी किया, लेकिन अभी तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, अभी तक फंड जारी नहीं किया, अभी तक ये केस वहीं का वहीं पे पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं है, डेवलपमेंट्स हुई हैं, और खासी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहले तो ये है कि उस प्रोग्राम को जब हमने स्टोरी की थी, तो उसके बाद हेल्थ जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने उसका सीरियस नोटिस भी लिया था, और फौरी तौर पर कोई फंड्स वगैरह जो हैं वो जनरेट भी किए गए थे, और जो लेटर मैंने कल मशल को लिखा गया था जी हम इंक्वायरी बंद कर रहे हैं कि पैसे नहीं है, तो दोबारा उन्होंने इंक्वायरी भी खोल रही थी, और जो मेरी इतलात है 2-3 हेयरिंग्स भी हो चुकी हैं वहाँ पे। और फिर उससे बड़ा जो स्टेप्स लिया था, यहाँ पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ा इनका एक बोल्ड स्टांस रहता है, और बड़े सारे इशूज़ जो मेरा ख्याल है मीडिया दबाव में आ रहा हो, आम लोग दबाव में आ रहे हो, इस तरह ये ज्यादतियाँ हो रही हूँ, तो बड़ी उनके पास अहम कमेटी है। तो मुस्तफ़ा नवाज़ जो हैं हमेशा इन इश्यूज़ पे वो आके नोटिस भी लेते हैं, बुलाते भी हुए हैं, और डिबेट भी होती है। तो आज उन्होंने 2 बड़े अहम इश्यूज़ पे उन्होंने कमेटी, अपना जो एजेंडा था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने उन्होंने बुलाया हुआ था। एक तो मशल हसन वाला एक उन्होंने केस उठाया हुआ था, इनको उन्होंने तलब किया हुआ था कि आप बताएं कि क्या हुआ आपके साथ मरूफ हॉस्पिटल में। प्लस आज उन्होंने वहाँ पे उस पर CCP PO लाहौर जो हैं उनको भी बुलाया था, उमर शेख साहब को सुना, फिर उमर शेख साहब जो है फिर माफ़िया मांगते रहे वहाँ पे, बल्कि ये तजवीज़ दिया कि जनाब एक ही दफ़ा पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला लें तो मैं वहाँ मांग लूँ। बहरहाल तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो ज़रा इनसे पूछते हैं कि आज ये मीटिंग में 2 इश्यूज़ थे, क्या डिबेट्स हुई, क्या गुफ्तगू हुई। मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लासा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। तो आपने सुन लिया होगा कि आपने इसका नोटिस लिया था। आज 2 बड़े अहम केसेस है। पहले हम चाहेंगे कि हमें उसका मशल हसन का बताएं कि क्या डिलिब्रेशंस हुई, क्या पता चला आपको, कोई हेल्थ वालों ने क्या बताया, मशल ने क्या बताया, या दीगर वहाँ पे मेम्बरान जो थे उनकी क्या गुफ्तगू हुई। आल तो हमारे रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे, इमरान मगराना, स्टोरी उन्होंने कवर किया, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं। एक तो रऊफ भाई आपका शुक्रिया, की टीम का शुक्रिया, आमिर भाई का शुक्रिया कि जिन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया। जो विक्टिम थी, जो इस साने से गुजरी मेडिकल नेग्लिजेंस के, आपने उस इशू को अपने प्रोग्राम में उठाया, मैंने देखा, फिर मैंने उसको कमेटी में लिया। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने जब उनका सारे मामले को देखा, उसमें
एक अथॉरिटी कायम की गई थी। 2 साल हो चुके हैं उस अथॉरिटी को बने हुए, और उस अथॉरिटी का मकसद ये था कि वो इस्लामाबाद के अंदर जितने हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर ना सिर्फ एक चेक रखेगी, बल्कि अगर मेडिकल नेग्लिजेंस की कोई शिकायत आती हैं तो उनको टेकअप भी करेगी और एड्रेस भी करेगी। और आज हम ये सुनकर हैरान हुए कि वो जो अथॉरिटी है इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको 2 साल से उसके पास फंड्स तक मौजूद नहीं है, अपने दफ्तर का खर्चा चलाने तक के पैसे मौजूद नहीं है। तो जो पर्पस था उसका वो अभी तक टेक ऑफ ही नहीं कर सकी अथॉरिटी। दूसरा, सिर्फ इस्लामाबाद में आज हमें बताया गया कि तकरीबन 1,500 के करीब मेडिकल फैसिलिटीज हैं। 1,500? और उन 1,500, जी हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। इनमें से 100 कुछ सरकारी हैं और बाकी सारी की सारी प्राइवेट हैं। 1,370 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ड्रग रिहैब सेंटर्स हैं, और उन सब के ऊपर कोई चेक नहीं है। मेडिकल नेग्लिजेंस के खुदा जाने के कितने केसेस हैं, और ये तो अभी आपने एक केस उठाया, तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो आज हमने तो जो स्पेशली मशल साहिबा का जो केस था उसमें तो हमने ये डायरेक्शंस दी हैं कि 20 अक्टूबर तक जैसे भी हो इंक्वायरी मुकम्मल करके हमें रिपोर्ट सबमिट की जाए। उनकी जो उनके साथ जो जुल्म सितम हुआ, जो उनकी वालिद की वफात हुई, बज़ाहिर उनके मुताबिक हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस की वजह से उनको टाइमली मेडिकल एड नहीं दी जा सकी। कार्डियक अरेस्ट हो रहा था, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, एम्बुलेंस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी, मेडिकेशन मौजूद नहीं थी। और ये इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं हम, F10 मरकज इस्लामाबाद की बात हो रही है, ये नहीं थी। मारूफ हॉस्पिटल है जी, उसकी बात हो रही है। और फिर उसके अलावा इस्लामाबाद में और भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, और हम सुनकर हैरान हुए कि तकरीबन इस्लामाबाद में इस वक्त 26 के करीब ड्रग रिहैब सेंटर्स भी काम कर रहे हैं। उन ड्रग रिहैब सेंटर्स के अंदर लोगों से पैसे भी बटोरे जा रहे हैं जो एडिक्ट्स हैं। उन एडिक्ट्स के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, जंजीरों से बांध कर उन्हें रखा जा रहा है, तो खुदा जाने इसमें कितनी ऐसी मेडिकल नेग्लिजेंस के और केसेस आएंगे हमारे सामने जब ये अथॉरिटी फंक्शनल होगी। तो हमने सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी हेल्थ को अपनी अगली मीटिंग में तलब किया है कि हम सेक्रेटरी फाइनेंस के सामने ये रख सकें कि इस्लामाबाद में अवाम जो जिस एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ये तो एक मशल है, न जाने हजारों कितने लोग होंगे जो मेडिकल नेग्लिजेंस का शिकार होते हैं, और हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में अल्लाह की रजा समझकर सब्र शुक्र कर बैठ जाते हैं। बहुत सी चीजें तहकीक करने वाली हैं, तो हम अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ उनको फंड्स भी दिलाएं और फिर उनको फंक्शनल भी करें, और जो कंप्लेंट्स आ रही हैं उन कंप्लेंट्स के ऊपर उनके ऊपर ओवरसाइट भी रखें। मुझसे एक तो बड़ी खुशी होती है सुन के कि ये नॉर्मली हमारे यहाँ, क्योंकि हेल्थ और इस टाइप के इश्यूज़ को टेलीविज़न चैनल्स भी कई दफ़ा मीडिया भी उस तरह नहीं करता कि जिस तरह आपने टेकअप किया है, तो बड़ी खुशी हुई। मैं था कि मारूफ तो इस्लामाबाद का मतलब बड़ा तरीन महंगा तरीन हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऐसी सूरत हाल है। तो बाकी हॉस्पिटल में हमें फॉर एग्ज़ाम्पल शिफा से भी बड़ी शिकायतें आती हैं कि नेग्लिजेंस की, केयरलेसनेस की। तो ख्याल ये आता है कि ये वो प्लॉट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जिनको सब्सिडी पे या कई दफ़ा मुफ्त ये लैंड दिए गए, फैसिलिटेट किया गया कि लोगों की हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हो, तो उसके बावजूद ये इनकी प्रॉफिटेरिंग और पैसा बनाने की जो हिर्स है वो नहीं है। ये इन चीज़ों पे कोई डिस्कशन हुई? जी बिल्कुल, इस पे भी डिस्कशन हुई। हम ये समझते हैं कि जहाँ तक प्राइवेट एंटरप्राइजेस का ताल्लुक है, ओवरसाइट तो बाहर तो और हर किसी पे होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इस ज़मीन में इस्लामाबाद की हद तक कवानीन का मसला नहीं है। कानून मौजूद है, जो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके पास ये भी इख्तियार मौजूद है कि वो अगर कोई डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस में पाया जाता है, मुरतकब उसका लाइसेंस मुअत्तल किया जा सकता है, उनको सजा भी सुनाई जा सकती है। और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ना सिर्फ ये रजिस्टर कर सकते हैं, बल्कि हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्रेशन के बाद उनको फाइन भी कर सकते हैं। तो जिस तरह आपने कहा, इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी हेल्थ फैसिलिटीज मौजूद हैं, और उन हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। हमारे जाती मुशाहिदे में ये आया है कि वहाँ पर कई दफ़ा मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों को अपनी जान के हाथ धोने पड़ गए। मामूली से किसी ऑपरेशन के लिए गए, किसी सर्जरी के लिए गए, और उसके नतीजे बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई। मेरे अपने कई जानने वाले हैं। तो ये एक सूरत हाल है। आपने अपने प्रोग्राम में जब इस केस को उठाया
तो उसके बाद जब हमने इसको कमेटी में टेकअप किया तो तब हम पे ये हकीकत आशना हुई कि हम इसमें अगर इसको हम प्रॉपर्ली परसू करें तो एटलीस्ट इस्लामाबाद की हद तक इस्लामाबाद के जो रहायशी हैं उनको एक अच्छी मेडिकल सर्विस और एक ओवरसाइट प्रोवाइड करने के लिए हम जो अपने इख्तियार चले, हैं, वो ये तो आपने बड़ा करना। इसको फॉलो आप भी कर रहे हैं, हम भी करते रहेंगे। हमें थोड़ा लास्टली उनका बताइएगा कि उमर शेख साहब जो पेश हुए थे, लाहौर वाला वाकया था, उस पे क्या कमेटी की डिलिब्रेशंस नहीं, शेख साहब ने कोई नई बात बताई आपको, उमर शेख साहब ने वहाँ पे ये कमेटी में? जी ऐसा नई बात तो उन्होंने कोई नहीं बताई, लेकिन उसमें हमारा जो कंसर्न था प्राइमरीली पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन के अदर देन द फैक्ट की जो स्टेटमेंट उन्होंने दी जिसके ऊपर पूरे मुल्क में क्रिटिसिज्म आया, उसके अलावा पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन के जो टूल्स हैं वो उन्होंने ठीक इस्तेमाल किए। उन्होंने वहाँ पर जियो फेंसिंग भी की, उन्होंने डीएनए टेस्ट भी लिए, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स भी लिए। तो पुलिस की जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है तो वो इन्वेस्टिगेशन हमारे ख्याल में ठीक जा रही है। मुलजिम को एप्रीहेंड भी होपफुली वो कर लेंगे, लेकिन जो असल जो चीज है वो इसके बाद शुरू होती है। असल स्टेज इसके बाद आता है कि जिसमें आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई हो, चालान आपका ठीक सबमिट हुआ हो और प्रोसिक्यूशन ठीक हो जाए। तो हमारी जो उनसे सवालात थे वो इस मुतालिक थे कि प्रोसिक्यूशन में कोई ऐसी कमी बेशी ना रह जाए कि जिसकी वजह से मुल्जिमान फायदा उठाकर बाद में कोई अदालत से रिलीफ ले लें। तो उसके ऊपर हमारा कंसर्न ज्यादा था। उसके ऊपर हम बहुत शुक्रिया सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब आपका। आपने प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, हम भी इस केस को फॉलो करते रहेंगे और इसमें भी अपडेट्स लेते रहेंगे कि इस केस के भी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।